जो है जातक के मतलब घाटा, असंतोष, वृद्धि, जातक का जो फिजिकल एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, कहने का तात्पर्य है कि उसका शारीरिक क्षमता, ठीक ना, शारीरिक क्षमता इत्यादि को दर्शाता है। जिनकी जन्म पत्रिका में राहु अशुभ स्थानों में है, उनका फल जो है अशुभ ही देता है। ठीक है भगवान, थोड़ा एक आगे थे सज्जनों से बात हो रही थी। चलिए जी जी, प्रकरण चालू करें भगवान। जी जी। तो राहु व्यक्ति के जीवन में असंतोष, राहु अशुभ स्थानों में है, मान के चलिए कि पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं जो है जातक की इनकम जो है सो थोड़ा सा सुदृढ़ कर सकता है, थोड़ा बहुत ही, बहुत ज्यादा नहीं। और जातक के जो पंचम स्थान से हम लोग जातक के पुत्र का, विद्या का, थोड़ा बहुत धर्म का भी साधन करते हैं, तो इन सभी में त्रुटि ले आता है। द्वादश स्थान में यदि बैठ जाए, मैं एग्जाम्पल एक दो भावों का दे रहा हूं, आप सभी को बताया जा चुका है पहले भी। द्वादश स्थान में यदि राहु है, क्योंकि इस स्थान में रहने पर क्या फल मिलता है यह भी आप सभी को बताया जा चुका है। द्वादश स्थान में यदि राहु बैठ जाता है तो राहु निश्चित रूप से जातक को शरीर के रोग, जातक के शत्रु इत्यादि पर बहुत ज्यादा जो है उसी प्रकार के दाहिने आंख में पीड़ा ले आ सकता है। इसके साथ ही साथ में जातक जो है न्यायालय का चक्कर भी बहुत ज्यादा लगाता है, बहुत ज्यादा केस मुकदमा पंच इत्यादि में जो है पड़ा रहता है। तो इस प्रकार से राहु का जो है कारकत्व जो है हम लोगों ने देखा। अब हम जिन भावों में राहु उपलब्ध है, जिन भावों में राहु स्थित है, उन भावों में रहने पर जातक का क्या फल है, राहु उच्च का हो, नीच का हो, इत्यादि सभी फलों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। सामान्यतः राहु की दशा में एक चीज बहुत ही प्रायोगिक तौर पर देखी गई है, जिन जातकों का राहु की महादशा चल रही होती है या आने वाली होती है, जिन भी जातक का, ठीक है ना, इतना जान लीजिए कहीं ना कहीं उसके लिए वह समय परेशानी भरा रहता है, निश्चित रूप से भ्रमित रहता है जातक। अगर जातक का मान के चलिए कि 10, 12, 14 वर्ष के आसपास में राहु यदि स्थित प्रारंभ हो जाता है तो राहु की कम से कम 18 साल जो है सो दशा चलती है ना। ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से करियर में विशेष सफलता नहीं मिलती है, जातक की बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित होती है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है। जो भी शिक्षा का जो हमारा मुख्य जो एज माना गया है 12 से लेके जो है 25-30 वर्ष की आयु तक, और इसी समय यदि राहु की दशा प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से उसके शिक्षा में असंतोष रहता है, संतोषजनक लाभ जो है जातक को प्राप्त नहीं होता है। एक और चीज कहा गया है, किसी न किसी प्रकार का आश्रय का नुकसान होता है जातक का। घर के कोई बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, पिता, बड़े भाई, तो इनसे संबंधित त्रुटि आ जाती है, शोक संवाद सुनने को मिलता है, ठीक ना। और इतना जान लीजिए
कि राहु जितना नुकसान करता है अपनी दशा अंतरदशा में, राहु के पश्चात जो है गुरु की दशा आती है ना। तो जितना नुकसान जातक की कुंडली में मतलब राहु की दशा में होता है, थोड़ा सा उससे बेटर यदि गुरु थोड़े भी ठीक ठाक हुए, ठीक ना, गुरु अगर थोड़े भी ठीक ठाक हुए तो जातक को अच्छा समय व्यतीत होता है, जीवन का सबसे आनंदित समय। आनंदित मतलब एक बेहतर कंडीशन का वह जो है गुरु की दशा में जातक को प्राप्त होती है, बेहतर समय। जितना राहु में कष्ट किए हैं, जितना राहु में नुकसान हुआ है, जितना इनकम में बाधा आई है, गुरु की जब दशा जातक को प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से इन सभी विषयों में जातक को संतोष मिलता है, जातक को लाभ मिलता है। रोजगार के क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, विवाह के क्षेत्र हो, जितना राहु की दशा में आपको नुकसान हुआ है, वही जो है गुरु की दशा जब जातक की आरंभ होती है तो वो फल जो है आपको उससे बेहतर दिखाई देते हैं। और जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय जातक गुरु की दशा में व्यतीत करता है। एवरेज मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एकदम राहु की दशा है तो प्रतिदिन खराब ही जाएगा, और गुरु की दशा प्रारंभ होगी तो एकदम प्रतिदिन जो है जातक को एकदम शुभ समय ही मिलेगा, एकदम ऐसा नहीं। एवरेज जो ऑन एन एवरेज एक दशा का आकलन, एक समय का आकलन हम करते हैं तो ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें प्रभु जी? जी गुरु जी 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 गुरुदेव जी। तो सामान्यतः जो फल हैं उनको थोड़ा लिख लीजिए आप लोग। जातक परिजातक नामक ग्रंथ में कहा गया है, सौख्यादिवितस्थीनाशनम च कलपुत्रादि वियोग दुखम अतीव रोगम परदेशवासम विवाद बुद्धिम कुरुते फणीस। राहु को जो है सो सर्प भी कहा गया है ना, राहु को सर्प भी कहा गया है। जी गुरु और जी। सर्प के जो देवता हैं वह जो है राहु को ही माना गया है, मतलब इसका कारकत्व तो जो है हमारी जन्म पत्रिका में राहु को माना गया है। तो सौख्यादिवितस्थीनाशनम च, सुख का नाश होता है, वित्त यानी कि धन का नाश होता है, जो समय जातक के लिए, जो स्थान जातक के लिए है उसका भी नाश होता है। कल पुत्रादि वियोग दुखम, कलह पुत्रादि का वियोग, दुख, अतीव रोगम मतलब अनेक प्रकार के रोग, परदेशवास विदेश का भ्रमण कहिए, वह नेगेटिव वे में मतलब अपने स्थान का लाभ, अपने स्थान का नुकसान, परदेशवास, विवाद बुद्धिम जो बुद्धि होगी वह जो है विवादित होगी, पूर्ते फणिसा मतलब राहु की दशा में ऐसी चीजें देखी जाती हैं। जी गौरी दत्त जी अभी समझा रहे हैं प्रभु जी, लिखा नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, जब लिखाएंगे तो प्रत्येक चीजों को रिपीट कर देंगे। ठीक है, बोलिए गौरी दत्त जी। गुरुदेव क्षमा करिए, नमो नमः। नमो नमः, मेरा बोलिए। माइक माइक खुला था गुरुदेव। जी जी ठीक है। तो जातक परिजातक नामक ग्रंथ का जो है कहना है कि सुख आदि धन स्थिति जो है ये सभी नाश होता है, ठीक ना। राहु की दशा में सामान्यतः जो है सुख में कमी, धन व शांति का ह्रास होता है, स्त्री पुत्रादि के वियोग से दुख उत्पन्न होते हैं, रोग, परदेशवास तथा विवाद की स्थिति जो है जातक के जीवन काल में देखी जाती है। चंद्राभरण नामक ग्रंथ का कहना है, दरिद्रता मानस सौख्य हानि संतोषहीनत्वमतीव रोगम संताप अर्थ क्षय वैरिवादो महापद्यम राहु दशा विद्यते। तात्पर्य है कि चंद्राभरण जातक में कहा गया है कि राहु की दशा में दरिद्रता, मन में असंतोष,
रोग की उत्पत्ति, संताप, धन हानि, कलह व किसी प्रकार की बड़ी मुसीबत का सामना भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो ग्रंथ है यह जो है बिल्कुल प्रायोगिक तौर पर जो जीवन में घटित कुछ लोगों ने इसको अनुभव किया और तब इसको जो है ग्रंथों में इसका सार जो है लिखा। ठीक है, तो आप लिखना प्रारंभ करें। सामान्यतः जो है राहु की दशा में, सामान्यतः राहु की दशा में सामान्य दशा फल है, ठीक है ना। इसके बाद अलग अलग हम जो है इनका व्याख्यान करेंगे। सामान्य फल, राहु की दशा में सुख में कमी, सुख में कमी, धन व शांति का ह्रास, धन व शांति का ह्रास। सामान्यतः जो है राहु की दशा का फल जो है सुख में कमी, धन व शांति का ह्रास मतलब नुकसान, स्त्री पुत्र आदि के वियोग, स्त्री पुत्र आदि के वियोग, स्त्री पुत्र आदि के वियोग से उत्पन्न दुख, स्त्री पुत्र आदि के वियोग से उत्पन्न दुख, रोग, रोग, परदेशवास, रोग, परदेशवास, विवाद, व्यर्थ विवाद, सिर्फ विवाद नहीं लिखे, व्यर्थ विवाद, दरिद्रता, दरिद्रता। अब दरिद्रता का मतलब यह नहीं है कि वह जो है भिक्षाटन करेंगे। दरिद्रता का मतलब जब आपको धन की जरूरत है आपके पास में धन उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, दरिद्रता का तात्पर्य यह है कि जब भी आपको, सामान्यतः जो भी है लोग रोजी रोजगार किसी न किसी प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस समय रोजगार में आपको कमी प्राप्ति हो, अवसर कम मिले, नौकरी छूट जाए, लेकिन किसी प्रकार से आप जीवन यापन कर रहे हैं। तो उस जीवन यापन के लिए जो धन है उस धन में आपको समय पर आपको प्राप्त नहीं होगा। नौकरी करेंगे लेकिन वहां से आपको पैसे ही देर से प्राप्त होंगे, तो आप क्या करेंगे? दरिद्रता ही बोला जाएगा कि फंसा हुआ आपका कमाया हुआ धन आपके पास में उपलब्ध नहीं रहेगा। जी गुरु जी जी। ठीक है, तो दरिद्रता, जब भी धन, दरिद्रता का तात्पर्य यही है कि आपके पास में धन सब कुछ रहते हुए, साधन, धनोपार्जन के साधन उपलब्ध रहते हुए भी जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी आपके पास में धन उपलब्ध नहीं होगा। मन में असंतोष, मन में असंतोष, किसी न किसी प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन आपके अंदर में दिखेगा, असंतोष रहेगा ही। नुकसान की ज्यादा जो है सो यहाँ पर चांसेस है। रोग उत्पत्ति, धन नहीं होगा, धन के साधन उपलब्ध नहीं होंगे और साथ साथ में आपको रोग उत्पन्न होगा जिसमें धन व्यय होना ही है, तो घर में विवाद, कलह इत्यादि होंगे, उत्पन्न होंगे। रोग उत्पत्ति किसी को भी, आपको ही हो सकता है, आपके परिवारजनों को हो सकता है। व्यर्थ का संताप करेंगे, संताप, संताप मतलब गुरुदेव? संताप मतलब यह नहीं, आपके पास में कुछ है नहीं, जिसको बोलते हैं ना मेरे जी जी पास ये रहता तो हो जाता, क्या जी जी बोलते हैं जी। उसको, संताप समझ लीजिए। मतलब दुखी भी रहेंगे, रोएंगे भी, लेकिन आपके मन में जो है, दिमाग में ये चीज रहेंगी कि मेरे पास में ऐसा होना चाहिए। रिलेशन से हो, संबंधों से आधारित हो, कुटुंब से आधारित हो। ठीक है, जी गुरु जी जी। अब रो के दिखा तो नहीं सकते हैं लेकिन मन में वो चीजें जो है आपको रोएंगे ही रोएंगे, मन में असंतोष रहेगा उसके प्रति। धन की हानि,
थोड़ा बहुत धन कहीं से उपार्जन कर भी लिए तो वो धन कहीं पर खर्च कर देंगे, व्यर्थ खर्च कर देंगे, गिर जाएगा, कोई चुरा लेगा, ठीक ना। जी गुरु जी जी। या कुछ ऐसे सामग्री, अपने गृहस्थ जीवन की कुछ सामग्री लेके आए, वह खराब हो गई, टीवी ले लिए, मोबाइल ले लिए, अब वो बिगड़ गया। 5,000 10,000 लेके मोबाइल लिए, पैसा आया, सोचे कि बहुत यत्न करके ले लें, और मोबाइल ही बिगड़ गया, टूट गया, फूट गया। ये सारी चीजें हो सकती हैं, धन की हानि होनी है। फिर आप मन में यह सोचेंगे बेकार हम मोबाइल में खर्चा कर दिए या किसी और चीज में खर्चा कर दिए, इसको लेते तो कुछ दिन हमारा जीवन चलता, है ना। भोज्य सामग्री कुछ ले आते, गृहस्थ जीवन की कुछ सामग्री खाने पीने वाली ले आते, तो कम से कम हमारा भोजन छाजन का विकल्प जो है चलता रहता। जी गुरु जी। अब ये सारी चीजें आपके साथ में घटनाएं, सारी घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब ये घटनाएं आपके, मतलब ऐसा सोचिए कि चल रहा है घटना कार्यक्रम, अब ये हुआ, तब तक घर में कलह आ गया। कलह क्या आ गया? आपका मोबाइल नुकसान हो गया, कोई सामान नुकसान हो गया। अब उसके लिए जो है सो आपके घर के, आपके पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी पत्नी जो है आपके लिए डांटना शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दी, विवाद हो गया, तो कलह की स्थिति जो है संभावित हो जाएगी। इसके बाद में किसी न किसी प्रकार की बड़ी मुसीबत संभावित हो सकती है। अचानक धन जो है, आपने किसी से वादा किया था और वो समय आ गया, आपको धन उन्हें वापस करना है, तो एक बड़ी मुसीबत। या अचानक ऐसे धन का जो है सो आज पड़ गया कि जिसके लिए आपको निश्चित रूप से देना ही है, खर्च को उसको रोक नहीं सकते हैं, टाल नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा शोक संताप आपको सुनने को मिल जाए। कहीं पर आसरा लगा के नौकरी के लिए आवेदन दे रखे थे, वहां से भी जो है सो आपको असंतोष प्राप्त हुआ। किसी ने आपके घर पर कब्जा कर लिया, आपका जमीन हड़प लिया, किसी प्रकार का कोई भी बड़ी मुसीबत, बड़ी मुसीबत में मतलब सब प्रकार की मुसीबत। तो ये सारे राहु की महादशा में जातक को फल देखने को प्राप्त होते हैं। अब मैंने आपको पुनः ही बताया, जितना राहु की दशा में आपको शोक संताप इत्यादि जितने भी कष्ट आपने झेला है, ये सारा कष्ट जो है समय व्यतीत होने के बाद, जैसे ही राहु की महादशा शांत होगी, समाप्त होगी, वैसे ही आपको गुरु की महादशा में ये सारे फल जो है आपको अच्छे परिणाम जो है सो दिखेंगे। मतलब जो जीवन में कलह की स्थिति थी, असंतोष था, ये सारे असंतोष जो है धीरे धीरे आपके समाप्त होंगे, यह भी मैं बता रहा हूं। तो सामान्य हमने राहु की दशा का फल पढ़ लिया, ठीक है। अब जी गुरुदेव। बहुत सारे ग्रंथों का कहना है कि राहु जो है मिथुन राशि में उच्च का होता है, कुछ ग्रंथकारों का कहना है कि वृष राशि में उच्च का होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। जी गुरु जी जी। जी जी भगवान। दोनों मत आपको बताए हैं, इन दोनों को आप समझेंगे, ठीक है। जी भगवान। तो अब लिख लीजिए, उच्चगत राहु की दशा में, सारे पहले आपको हम जो पॉजिटिव चीजें थी ये सारी बता रहे हैं, इसके बाद में हम इसके नकारात्मक प्रभावों को बताएंगे। पहले हमारा जो शुभ फल है उनको आपको बता रहे हैं। उच्चगत राहु की दशा में, लिखना प्रारंभ करें आप लोग। जी गुरु जी। आगे। उच्चगत राहु की दशा में जातक को सुख, उच्चगत राहु की दशा में जातक को सुख, राज्य प्राप्ति, मित्रों का सहयोग और धन धान्य की वृद्धि होती है। उच्चगत राहु की दशा में, उच्चगत राहु की दशा में जातक को सुख, राज्य प्राप्ति,
मित्रों का सहयोग, धन धान्य की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अब राहु वृष राशि में ग्रंथकारों का मानना है, इन्हीं का मानना है कि मिथुन राशि में उच्च का होता है। ठीक है, अब जो इनकी उच्च राशि होगी उससे सातवीं राशि जो है, उससे नीच। सातवीं राशि जो है वह जो है नीच का इनका होगा। ठीक है, तो जो केतु का जो जहां पर केतु स्थित होगा वह जो है केतु का उच्च राशि होगा, है ना। अब राहु वृष राशि में उच्च का हो गया तो केतु जो है हमारा निश्चित रूप से वृश्चिक राशि में उच्च का होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही जी मत हम लिख सकते हैं। ठीक है, राहु का कुंभ जो है मूल त्रिकोण है, राहु का कुंभ जो है, कुंभ राशि जो है मूल त्रिकोण राशि है, मेष जो है मित्र क्षेत्र है। ठीक है, अब इतना ध्यान रख लीजिए कि हमने त्रिक भाव यानी कि 6, 8, 12 जो हमारे अशुभ भाव हैं, ठीक ना, अगर 6, 8, 12 स्थानों में राहु स्थित हो जाए तो जातक को अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। राहु यदि 6, 8, 12 स्थानों में बताएंगे आगे, ठीक ना, 6, 8, 12 स्थानों में स्थित हो जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। ठीक है, अब लिखिए 1, 2, 4, 1, 2, 4 राशि यानी कि मेष, वृष और कर्क, मेष, वृष और कर्क, मेष, वृष और कर्क राशि में राहु यदि शुभ भाव में स्थित हो, मेष, वृष और कर्क राशि में राहु यदि शुभ भाव में हो, अच्छे भाव में हो और राहु की दशा प्राप्त होगी, यानी कि जब उसकी दशा चलेगी, मेष, वृष और कर्क राशि में राहु यदि शुभ भाव में स्थित हो तो राहु की दशा में जातक को मेष, वृष और कर्क राशि में यदि शुभ भाव में राहु स्थित हो तब राहु की दशा में जातक को धन लाभ, धन लाभ, विद्या का सुख, विद्या का सुख, राजमान, राजमान, स्त्री पुत्रों व अपने शरीर का सुख होता है। जातक को धन लाभ, विद्या का सुख, राजमान, स्त्री पुत्रों व अपने शरीर का सुख प्राप्त होता है। स्त्री पुत्रों व अपने शरीर का सुख प्राप्त होता है। अब कन्या, धनु और मीन यानी कि 6, 9, 12, कन्या, धनु और मीन 6, 9, 12 राशि में स्थित हो, 6, 9, 12 कन्या, धनु और मीन राशि में स्थित राहु की दशा में, कन्या, धनु और मीन राशि में स्थित राहु की दशा में जातक को स्त्री पुत्रादि का सुख, स्त्री पुत्रादि का सुख। अब जब जातक को विवाह की मतलब जो उम्र हो गए हैं तभी ये चीजें जो है सो स्त्री पुत्रादि का सुख देखेंगे। जिनका शादी नहीं हुआ है उनका विवाह मतलब विवाह होगा, विवाह हो गया है तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। काल समय को देखते हुए इसका जो है सो फल कथन करेंगे आप लोग, ठीक ना।
अब 10 साल का बालक है, राहु की दशा चल रही है, 6, 9, 12 में इसके राहु स्थित हो जाए तो क्या उसको स्त्री पुत्र का सुख प्राप्त होगा? बोलिए, नहीं ना। नहीं गुरुजी नहीं। तो इसका ध्यान रखेंगे, फल कथन करते समय समय और स्थिति का आप लोगों को ज्ञान आवश्यक है, तो इसको देखेंगे, ठीक ना। कन्या, धनु और मीन राशि में स्थित राहु की दशा में जातक को स्त्री पुत्र आदि का सुख, राजयोग, राजयोग, वाहनों और सेवकों का सुख प्राप्त होता है, वाहनों व सेवकों का सुख प्राप्त होता है, स्त्री पुत्र आदि का सुख, राजयोग, वाहनों और सेवकों का सुख प्राप्त होता है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दशा के अंत में, ठीक ना, दशा के अंत में ये जी सारे जो सुख हैं सामान्यतः जो है इनमें त्रुटि आती है या इनमें किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है। दशा के अंत में यानी कि राहु की दशा का जब अंत होगा उस समय ये जितने भी सुख हैं आपके, इनमें त्रुटि आ जाएगी, कमी आ जाएगी, या इसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाएगी। स्त्री है तो स्त्री से मनमुटाव हो सकता है, पुत्र है तो पुत्र आपके अनुसार नहीं चलेगा, वसत से पुत्र नहीं रहेगा, आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपसे विपरीत भाव रखेगा, ठीक है। वाहन इत्यादि का जो सुख है उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि आ जाएगी, आपका वाहन जब्त किया जा सकता है, वाहन खराब हो सकता है, सेवक से मनमुटाव हो सकता है, सेवक आपको छोड़ के नौकर इत्यादि काम छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कष्ट जो है आपको राहु की दशा में जब 6, 9, 12 में स्थित रहेगा तो ये फल तो आपको प्राप्त होंगे, इनका सुख होगा, राजयोग होगा, वाहन और सेवक जो है सो आपके रहेंगे, स्त्री पुत्र आपके अनुकूल चलेंगे, विवाह इत्यादि हो जाएंगे, पुत्र जो है सो आपके घर में संतान जन्म लेगी। लेकिन दशा का जब अंत होगा तो पुत्र से मनमुटाव हो सकता है, पुत्र को किसी बीमारी हो सकती है, स्त्री की किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है, आपसे अलगाव हो सकता है, ठीक ना। ये सारी चीजें जो है घटनाक्रम आपको देखने को दशा का अंत में मिलेगा, ठीक है। जी भगवान जी। अब लिखिए अगला, वृष, कर्क, सिंह, कन्या। वृष, कर्क, सिंह, कन्या यानी कि 2, 4, 5, 6 इन राशियों में स्थित हो, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, वृष, कर्क, सिंह, कन्या यानी कि 2, 4, 5, 6 इन राशियों में स्थित राहु की दशा में गुरुजी पहले वृष, 2 4 को तो अभी बताया था आपने। हाँ प्रभु जी, 1, 2, 4 का बताया था ना, 1, 2, 4 का बताया था ना। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, एक हाँ दो तो चार तो बताया भगवान पहले। अब गुरुजी 2 4 5 6 है। 2, 6, 2, 4, 5, 6 वृष, कर्क, सिंह, कन्या। गुरुजी जो इनमें अंतर एक, क्या हो गया? जी आप लिखें प्रभु जी, उसके बाद देखें कि क्या फल होगा, ठीक ना। जी गुरुजी। हाँ, एक समान के जो सुख हैं, एक समान के जो फल हैं वह आपको एक साथ बताए जा रहे हैं, उनसे विभिन्न यदि कोई फल है तो वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, 2, 4, 5, 6 वृष, कर्क, सिंह, कन्या, अगर इन राशियों में राहु स्थित है और राहु की दशा जातक को प्राप्त हो रही है तो राज तुल्य सुख होता है, जो राजाओं का सुख होता है वह सुख आपको मिलेगा। अगर इस समय कोई जातक राजनीति में कदम रखता है, ठीक ना, इस समय 2, 4, 5, 6 यानी कि वृष, कर्क, सिंह, कन्या राशि में राहु की दशा है और जातक राजनीति में किसी प्रकार से कदम रखता है या
खूब अच्छा क्वालिफिकेशन है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जातक देता है, ठीक ना, तो उस समय, ठीक ना, जातक को क्या होगा, जो वह जो है सो जिस पद के लिए अप्लाई किया है, राजकीय पद, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, ठीक ना, किसी प्रकार का जो है सो पब्लिक सर्विस कमीशन इत्यादि में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसने दे रखा है, कंपटीशन दे रहा है, तो निश्चित रूप से उस समय उसको वो फल मिलेंगे, वो पद मिलेंगे, आईएएस, आईपीएस इत्यादि बन सकता है, ठीक है। या राजनीति में कदम रखता है तो निश्चित रूप से वह जो है विजय उसकी निश्चित है। अब इसके लिए भगवान थोड़ी तैयारियां भी जातक को मोटिवेट करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं किस प्रकार की तैयारी है। अब पढ़ने में ही बढ़िया नहीं है, ठीक है, तो वह क्या यूपीएससी या बीपीएससी निकालेगा, ठीक है। किसी प्रकार से राजनीति का उसको अनुभव नहीं है, राजनीति में कदम रखा है, ठीक है, तो थोड़ा सा सभी विषयों के पीछे की तैयारियां जो है सो जातक पर निर्भर करती हैं, उसकी मानसिक स्थिति क्या है इसको देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि सब कुछ चीजें ठीक ठाक हैं, लग्न सही है, राशि इत्यादि जो है सो सब कुछ ठीक ठाक है, किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है। और राहु वृष, कर्क, सिंह और कन्या राशि में स्थित है। राहु की दशा जातक को प्राप्त हो रही है, ठीक है। राहु जो है वृष, कर्क, सिंह, कन्या राशि में स्थित है, राहु की दशा जातक को प्राप्त हो रही है और उससे संबंधित क्षेत्रों में जातक जा रहा है तो राजतुल्य सुख होगा। आईएएस, आईपीएस में उसने डाल रखा है तो निश्चित रूप से उसको मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। मंत्री, मुखिया, एमएलए, विधायक, एमपी इत्यादि में जातक ने कदम रखा है तो निश्चित रूप से उसमें भी जातक को सफलता, मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर हाथी घोड़ों से युक्त सेना का अधिकार मिलेगा, तो अब हाथी घोड़ों से युक्त तो सेना नहीं है, लेकिन सेना के अच्छे अधिकारी जो है सो आप बनेंगे। तात्पर्य है आधुनिक जो युग है इसमें समर्थकों का सहयोग जातक को प्राप्त होता है, ठीक ना, समाज में आपकी एक छाप बढ़ेगी, प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है, लोग आपकी बातों से मोटिवेट होंगे, प्रभावित होंगे, आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ेगा, समाज पर पड़ेगा, ठीक है। बहुत से अनुयायियों और समर्थकों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके अंदर सबकी भला करने का सामर्थ्य होगा, सब प्रकार का जो है सो लोगों का आप भला करने का सामर्थ्य रखते हैं। बहुत सारे धन भी प्राप्त होंगे आपको, सुख के साधन बढ़ेंगे व परिवार में शांति रहेगी, सुख के साधन बढ़ेंगे और परिवार में शांति रहेगी, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जी गुरु जी। अब ये फल तो आपको नहीं लिखाए थे हमने, बोलिए। गुरुजी आपने ये फल तो नहीं लिखवाए, लेकिन मान लो जैसे कि आपने बताया कि मेष, वृष और कृक, तो ये रहेगा तो एक ही राशि में ना, मान लो अब जैसे मेष में ही रहेगा या कर्क ठीक वृषभ में है, रहेगा, ठीक है, तो वृष तो और कर्क, ठीक ना, वृष और कर्क में देखिए आपने क्या लिखा है, राजमान, ठीक है, राजमान लिखा है, और यहाँ पर जो है आपको राजकीय सुख, राजपद, ठीक ना, राजतुल्य सुख, तो इन दोनों को थोड़ा जो मैच करके आप देखेंगे तो थोड़ा सा फल जो है एक जैसा आ रहा है, ठीक ना। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा है गया है कि वृष, कर्क, सिंह और कन्या राशि में ये फल जो है सो आपको दिखाई देते हैं। मेष, वृष और कर्क में जो है
अगर इन तीनों की स्थिति रहती है तो ये फल आपको दिखाई देते हैं, ठीक ना। थोड़ी थोड़ी भिन्नता है प्रभु जी। गुरु जी समझ में नहीं आई बात, जैसे कि मेष वृष और कर्क ये तीनों की युति होती है, कैसे होता है इन तीनों का इकट्ठा एक साथ? नहीं प्रभु जी, युति नहीं है। राहु यदि मेष राशि में हो जाए, वृष राशि में हो जाए, कर्क राशि में हो जाए, अच्छे भाव में स्थित हो जाए। यहाँ पर यह भी तो देखिए कि वहां पर लिखे गए हैं कि शुभ भाव, यहाँ पर भावों की कोई चर्चा है? वृष कर्क सिंह कन्या, इसमें किसी भाव की कोई चर्चा नहीं। मेष वृष कर्क में अगर शुभ भाव में स्थित हो तो ये फल प्राप्त होंगे। यानी कि वृष राशि में शुभ भाव में स्थित हो जाए, कर्क राशि में शुभ भाव में स्थित हो जाए तो जातक को धन का लाभ होगा, विद्या का सुख प्राप्त होगा, राजमान होगा। लेकिन वृष और कर्क राशि में कहीं भी स्थित हो जाए तो जातक को राजपद की प्राप्ति होती है, ठीक है। जी गुरु जी। अंतर समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। कन्या राशि में राहु कहीं पर स्थित हो जाए तो स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होगा, राजपद की प्राप्ति होगी, समर्थकों का सहयोग प्राप्त होगा, है ना। लेकिन दशा के अंत में, ठीक ना, दशा के अंत में ये सारे सुखों में कमी आएगी, है ना। जी गुरु जी। लेकिन यह जो है कन्या राशि में अगर कहीं पर स्थित हो जाता है शुभ भाव में, यहाँ पे कन्या, एक चीज यहाँ पर लिखिए 6, 9, 12 जो भाव इनमें शुभ भाव हैं, ठीक ना। शुभ भाव 6, 9, 12 में शुभ भाव में स्थित रहता है तो जातक को स्त्री पुत्रादि का सुख प्राप्त होता है। और कन्या राशि में कहीं पर स्थित हो जाए तो राजपद की प्राप्ति होती है, यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में आप जा सकते हैं। गुरु जी जी प्रभु मुझे जी। ये वाला नहीं समझ में आया, कैसे आप बोले 6, 8, 12 मतलब इसका क्या मतलब है? देखिए मेष वृष और कर्क राशि जो हमने बताया है, मेष वृष और कर्क राशि, यहाँ पर शुभ भाव में यदि स्थित होता है राहु तो आपको फल जी। हमने बताया है कि शारीरिक सुख प्राप्त होगा, स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होगा, राजमान होंगे, विद्या का सुख प्राप्त होगा, धन का लाभ होगा, ठीक ना। जी गुरु जी। 6, 9, 12 में यदि शुभ भाव में स्थित हो जाए राहु, 6, 9, 12 में शुभ भाव में स्थित हो जाए राहु तो जातक को स्त्री पुत्र आदि का सुख, राजयोग, वाहन का सुख, सेवकों का सुख, ये सब प्राप्त होते हैं। लेकिन दशा के अंत में ये सारे सुख प्रायः नष्ट हो जाते हैं, किसी न किसी प्रकार की त्रुटि होती है, इनमें बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब जी यहाँ पर गुरु जी। हमने जी लिखा दूसरा पॉइंट कि वृष कर्क सिंह कन्या, यानी कि पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन दोनों आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भाव स्थित नहीं है कि शुभ भाव में कहाँ पर स्थित होगा या अशुभ भाव में स्थित होगा, कोई यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ पर चर्चा है कि वृष कर्क सिंह कन्या में कहीं भी स्थित हो जा रहा हो तो उसकी दशा में जातक को राजतुल्य जो है सो सुख की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से राजपद की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर राजा तो कोई है नहीं तो निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप किसी पद पर नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। एमएलए, एमपी इत्यादि बन सकते हैं, मुखिया, सरपंच, बीडीसी, जिला परिषद इत्यादि का मतलब चुनाव जीत सकते। जी बोले, गुरु जी बोले राहुल। 2, 4, 5 हाँ 6 इन राशियों में मतलब इसमें मतलब गुरुदेव भाव नहीं देखना है ना, इसमें केवल राशि देखना है। नहीं नहीं नहीं, दो भाव दो नहीं चार देखना। पाँच छः जी 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 ठीक जी, ठीक। अंतर जी आया ना, गुरुदेव। दोनों में अंतर है ना। गुरुदेव आया है। आगे आगे बढ़े। जी जी ये सामान्य फल है प्रभु जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सामान्य फल हैं। विस्तृत चर्चा जब हम कुंडली बनाएंगे जातक की, उसमें सभी चीजों को आकलन करेंगे
तब ये फल जो है सो यहाँ पृथक पृथक ग्रहों की बात हो रही है, पृथक पृथक ग्रहों की पृथक पृथक अंतरदशा। अब कौन किसकी राशि में बैठा हुआ है, उसके साथ मित्रता है, शत्रुता है, तत्कालिक स्थिति क्या है, पंचधा क्या है, मैत्री उसकी नैसर्गिक क्या स्वभाव है, ठीक है, कितने डिग्री का राहु है, ये सब जो है, राहु को किस प्रकार का बल प्राप्त है, अष्टक वर्ग में कितना अंक प्राप्त हो रहा है, ये सारी चर्चाएं करने के पश्चात हम जो है इसका फलादेश करेंगे। ये सामान्य फल आपको बताए जा रहे हैं, यहाँ देख लिए तो मोटा मोटी ये कुछ चीजें जो है सो घटित हो सकती हैं। अब इतने ही चीज में 2 4 5 6 भाव में स्थित हो जाए राहु, तो राज्य की सुख प्राप्त होगा, राजपद की प्राप्ति होगी, हाथी घोड़ा संयुक्त सेना, यह समाज में प्रभाव बढ़ेगा, अनुयायियों और समर्थकों का सहयोग प्राप्त होगा। 18 साल क्या इसी में व्यतीत हो जाएंगे, जहां तक के और कोई कार्य नहीं रहेगा। बोलिए, 18 वर्ष राहु की जी दशा गुरु जी, रहेगी ना, अवश्य रहेगी, रहती है। 18 वर्षों में जातक के क्या क्या कार्यक्रम होंगे, यह भी तो जो है सो हमको देखना जी है। जी गुरु जी। इसकी दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, प्रत्यंतर दशा क्या होगी, उसके सूक्ष्मांतर दशा क्या होगी, प्रत्यंतर दशा का जो है सो मतलब उस समय नेतृत्व कौन कर रहा होगा, दशा ये कुंडली का जो है सो नवमांश में क्या स्थिति बन रही है, दृष्कान में क्या स्थिति है, जन्मांक पत्रिका में क्या स्थिति है, इन सभी का हम आकलन करेंगे तब ना। तात्कालिक चक्र में क्या जी गुरु प्रभाव है, कोई ग्रह जो है तो 4 5 6 में रहते हुए उसी भाव में है या उस भाव से बाहर निकल गया है, इन सभी पर हमको देखना होगा, विस्तृत जानकारी देंगे, देखेंगे, तब जो है सो इनका फलादेश कहेंगे। ठीक है, सिर्फ भाव से ही हम फलादेश करने लग जाएं तब तो बहुत ही आसान हो जाएगा ज्योतिष, सभी ज्योतिषी बन जाएंगे, है ना। जी गुरु जी। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों पर भी अध्ययन करना ही ज्योतिष का हमारा महत्व है। चलिए अगला लिखिए, शुभ दृष्ट राहु। राहु अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तब क्या फल होगा। शुभ दृष्ट राहु यानी कि राहु अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है, ठीक है। अगर राहु पाप क्षेत्री, अगर राहु पाप क्षेत्री या पापक ग्रहों के साथ युति राहु की मतलब है, उसी में लिखना है। ठीक है। अगर राहु, हाँ हाँ, जी जी जी, ठीक ठीक। राहु यदि पाप क्षेत्री या पाप युति यानी कि राहु के साथ कोई पापक ग्रह आ जाए या किसी पापक ग्रह के क्षेत्र में राहु चला जाए, दोनों ही कंडीशन है ना। राहु यदि पाप क्षेत्री हो जाए या पाप युति ग्रहों के साथ युति बन जाए और उस पर पाप क्षेत्री राहु, पाप युति या पाप युति राहु, इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े, यदि इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े यानी कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो भी जो है जातक को कामों में सफलता प्राप्त होगी। राहु यदि पाप क्षेत्री हो जाए या पाप ग्रहों के साथ राहु की युति हो जाए और उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो जातक को कार्यों में सफलता, जातक को कार्यों में सफलता, राजकीय मान सम्मान, राजकीय मान सम्मान, धन लाभ, धन लाभ, ये संभावनाएं बनी रहती हैं। एक कंडीशन यहाँ पर और बन जाती है, गुरु जी धन लाभ की बात क्या बताया। धन लाभ होगा,
इसके बाद एक कंडीशन बनती है कि ये चीजें तो संभावित हैं, लेकिन दशा काल में यानी कि दशाओं के बीच, वहां पर हमने बताया था एक कंडीशन, दशा के अंत में ये सारे फलों में त्रुटि आ जाती है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर है दशा काल में कभी भी, ठीक ना, आपको क्या होगा, मित्रों व परिजनों की मृत्यु संभव है। कोई परिजन या कोई मित्र आपके सुख संवाद आपको प्राप्त हो सकता है। ये 100% है, एकदम 100% ये चीजें होनी ही है। राहु यदि पाप क्षेत्री हो, पाप ग्रहों के साथ राहु की युति हो और शुभ ग्रहों की वहां पर दृष्टि पड़ रही हो राहु पर, ठीक ना, तो व्यक्ति के कार्यों में तो सफलता मिलेगी, राजकीय मान सम्मान भी मिलेगा, धन का लाभ भी होगा, लेकिन दशा के पूरे मतलब पूरे दशा काल के अंतर्गत कभी भी जातक के मित्र और परिजनों की मृत्यु जो है एकदम संभव है। ठीक है, जी गुरुजी। चलिए अगला लिखिए। उच्च युक्त राहु, किसी उच्च ग्रह के साथ में राहु की युति होती है तो क्या फल है। किसी उच्च ग्रह के साथ में राहु की युति होती है तो क्या फल है। उच्च युक्त राहु दशा का फल, तो उच्चगत किसी ग्रह के साथ, उच्चगत किसी ग्रह के साथ राहु की दशा, उच्चगत किसी ग्रह के साथ में राहु की दशा में जातक को राज्य लाभ, स्त्री पुत्रों का सुख, स्त्री पुत्रों का सुख, राज्य लाभ, स्त्री पुत्रों का सुख, संपत्ति सुख, साथ ही अनेक भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, अनेक भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। उच्च युक्त राहु की दशा में जातक को, यानी कि किसी भी उच्च ग्रह के साथ में, कोई कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का हो, उसमें राहु जो है सो उसके साथ में युति हो जाए, ठीक ना, उसके साथ बैठ जाए, तो राहु की दशा में जातक को राज्य लाभ, स्त्री पुत्रों का सुख, संपत्ति का सुख और अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के भौतिक सुख जो भी हमारे गृहस्थ जीवन से संबंधित है, भौतिक, इन सभी सुखों की प्राप्ति जातक को होती है। देखिए सामान्यतः राहु को जो है सो नेगेटिव फल जो है देखा गया है सामान्यतः जो है, लेकिन इनमें से ये कुछ जो है शुभ फल आपको बताए गए, ठीक है। अब जो है सो कुछ नकारात्मक फलों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कल, और इसके साथ ही भाव अनुसार जो है राहु का फल भी हम लोग कहेंगे। इस भाव में राहु स्थित हो और जब राहु की दशा प्राप्त हो तो क्या फल देगा, ठीक है। आज पाठ्यक्रम से इतना ही। आज की पाठ्यक्रम से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग निसंकोच होके पूछ सकते हैं। आज के पाठ्यक्रम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी हरि किशन जी। प्रभु जी। मैं राहु, कोई भी ग्रह की दशा है, राहु की हो चाहे और, जैसे राहु की दशा 18 साल की है, जी जी तो राहु में जो राहु की दशा आएगी वो तो कम समय की आएगी ना। राहु में राहु की दशा, फिर उसके बाद अलग अलग ग्रह की दशा आएगी, तो उसके पीरियड के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा ना सबका फल। जी जी
राहु की जो स्थिति है आपके जन्म पत्रिका में, कितने डिग्री का है, कितना अंश है, किस प्रकार का राहु को बल प्राप्त है, ठीक है, क्या कंडीशन है राहु, राहु आपके लिए शुभ है, राहु आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। इतना जान लीजिए कि राहु जहां पर स्थित है वहां पर किसी न किसी प्रकार की कमी जो है सो ले आएगा, ठीक ना। नहीं, तो मैं पूछ रहा राहु की मेन दशा, फिर उसके अंदर अंतर दशाएं जो आती है ना, हाँ तो राहु की दशा, महादशा, उसमें राहु की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, फिर गुरु की आएगी, ऐसे जो चलती रहेंगी हाँ सबकी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका फल यही तो मैं, अलग अलग चेंज होगा। हाँ अलग अलग चलेगा। राहु की दशा में राहु की अंतरदशा, ठीक है। अब जी राहु के दशा में राहु की अंतरदशा आ गई, अब उस अंतरदशा में फिर नौ ग्रहों की प्रत्यंतर दशा आएगी, नौ ग्रहों जी की। राहु में जी राहु की अंतरदशा, राहु की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा, राहु की प्रत्यंतर दशा में राहु की सूक्ष्म अंतरदशा, ठीक है। फिर जो है सो राहु में राहु की मतलब प्राण दशा, 5 प्रकार की दशाएं हैं, ये सब जो है सो सभी ग्रहों के साथ में। अब उस सूक्ष्मांतर दशा में 9 ग्रहों की प्राण दशाएं, उस प्रत्यंतर दशा में 9 ग्रहों की सूक्ष्म दशाएं, उस अंतर दशा में 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशाएं, ठीक ना। ये सारी चीजें जो है जातक की कुंडली में जब ग्रहों का जब प्रकरण दशा का आएगा मतलब, तो ये सारी चीजें आपको देखने के मिलेंगी। मतलब ये जो भी पढ़ रहे हैं वो है राहु में राहु का आएगा तभी ये फल होंगे, बाकी तो अलग अलग हो जाएंगे। हाँ राहु स्थित है यहाँ, राहु में राहु की दशा नहीं, राहु स्थित है कहीं पर, तो किस हाँ प्रकार का उसका कंडीशन है, किस राशि में स्थित है, किस भाव में स्थित है, ये सारी फल जो है सो उसके जब राहु की दशा चलेगी तो प्रतीत होगी। अब यहाँ अंतर दशाओं की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केवल दशा ही, अच्छा केवल दशा की बात हो रही है, दशा महादशा की बात, ठीक है। जी जी अब ठीक है। जैसा दशा का फल होता है मूलतः वही फल हमको प्रत्यंतर दशाओं में भी सामान्यतः देखने को मिलती है। अब जब शुभ ग्रह वहां पर आते हैं तो किस प्रकार के उनके फलों में त्रुटि है, जन्म पत्रिका से देखेंगे उनसे क्या संबंध है, फिर ये संबंध जो है सो अंतर दशाओं में भी दिखने को मिलेंगी, ठीक है। मान के चलिए राहु के साथ गुरु की अच्छी युति बन जाती है जन्म पत्रिका में, ठीक है। तो राहु में गुरु की जब अंतर दशा चलेगी, ठीक ना, तो वहां पर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर राहु के साथ में गुरु की खराब युति हो जाती है, ठीक है, जन्म पत्रिका में ये चीजें जो है सो आपके लिए नेगेटिव असर देती हैं, तो जब राहु में गुरु की अंतरदशा चलेगी या गुरु में राहु की अंतरदशा चलेगी तो भी ये चीजें जो है सो आपको देखने को मिलेंगी। दोनों ही कंडीशन में आपके लिए वहां पर नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। जी भगवान जी। चलिए राघवेंद्र जी प्रश्न करें प्रभु जी। जी गुरुदेव, आधा उत्तर अभी मिला है लेकिन प्रश्न एक बार सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वर्तमान में मेष राशि में बृहस्पति और राहु है, ठीक है तो चांडाल दोष भी बना है, और उसमें बिल्कुल किसी जातक की गुरु की महादशा चल रही है और उसमें राहु की अंतरदशा है, तो फल कैसा ठीक होगा? है। फल तो वही प्रभु जी जो जन्म पत्रिका में गुरु चांडाल योग बना है, ठीक है। तो गुरु चांडाल योग का फल हमने आपको बताया है, ठीक है। वह गुरु राहु से ही नहीं, राहु गुरु से भी होगा, दोनों ही कंडीशन में, जी दोनों ही कंडीशन में वहां पे नकारात्मक प्रभाव ही आपको डालेंगे। अच्छा, क्लियर है। जी बाबा। देखिए जो संबंध हमारे जन्म पत्रिका में बन रहे हैं, लोअर कर लें प्रभु जी हाथ, जो संबंध हमारे जन्म पत्रिका में बन रहे हैं ग्रहों के साथ में, दशा अंतर दशा में वही संबंध जो है हमारे वहां पर शुभ अशुभ फल देते हैं। अब किसी के जन्म पत्रिका में गुरु चांडाल योग बन जाए, यानी कि राहु और गुरु की युति हो जाए, या राहु पर गुरु की, गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो जब गुरु में राहु की अंतरदशा चलेगी, यानी कि गुरु की दशा और गुरु की राहु की अंतरदशा, तो ये फल वही फल मिलेंगे जो आपके राहु की दशा में गुरु की अंतरदशा का मिलेगा, ठीक ना। दोनों ही कंडीशन में, ठीक ना, राहु में गुरु की अंतरदशा चले या गुरु में राहु की अंतरदशा चले, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए वही फल जो है सो देखने के मिलेंगे।
जो हमने राहु का फल बताया, सामान्यतः जो राहु का फल है वो पूरे जीवन काल में आपको थोड़ा बहुत आगे या पीछे कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक प्रभाव के साथ में ये देखने को मिलेगा, ठीक ना। लेकिन जब अंतरदशा का प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां पर जो ग्रहों की स्थिति वहां पर है वही फल जो है सो आपको वहां पर भी हमको देखने को मिलेगा। अगर गुरु आपको धन लाभ कराता है, आपकी जन्म पत्रिका में गुरु से आपको धन लाभ के योग हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में लाभ है, तो निश्चित रूप से आपको वहां पर धन लाभ होगा। आपको वहां पे धर्मार्थ आपके जो कार्य हैं वो वहां पर व्यतीत होंगे, लेकिन कुछ त्रुटि के साथ में। क्यों? क्योंकि जन्म पत्रिका में राहु के गुरु के साथ में नकारात्मक जो है सो योग बन रहा है, शुभ योग नहीं बन रहा है, आपके लिए वहां पर बढ़िया नहीं है। तो जब राहु में गुरु की अंतरदशा चलेगी तो धन लाभ होगा, धर्मार्थ क्षेत्र आप ज्वाइन करेंगे, लेकिन वहां पर बाधा आएगी। बाधा क्या आएगी? बहुत परिश्रम करना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत धन ले लेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे तो धर्मार्थ कोई आयोजन कर लेंगे, लेकिन किसी न किसी प्रकार की वहां पर आपको असंतोष देखना पड़ेगा। संतुष्ट आप पूरी तरह नहीं होंगे कि ये कार्य हमने बड़े ही निर्विघ्नता से कंप्लीट कर दिया, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि राहु जो है आपके जीवन में थोड़ा सा असंतोष भी दिखलाता है। राहु और केतु सामान्यतः दोनों का फल लगभग एक ही है, लेकिन जितना 18 साल में राहु जो है तो नकारात्मक चीजें आपको अंदर भरता है, केतु 7 साल में ही उतनी ही चीजें दे देता है आपको, ठीक ना। तो दोनों ही पापक ग्रह हैं, दोनों ही छाया ग्रह हैं, दोनों ही नकारात्मक ग्रह हैं, लेकिन जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिसमें राहु कभी कभी शुभ फल या केतु जो है सो कभी कभी आपको शुभ फल भी देने लगते हैं। राहु जो है कि किसी भी विषय के फल को अकस्मात आपको देगा, केतु जो है उसके फलों में वृद्धि करते जाता है, ठीक है। बताएं प्रभु जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ऐसा लग रहा है सिर्फ हम ही बोले जा रहे हैं। नहीं गुरुजी, नहीं सुन रहे गुरुजी। नहीं कुछ सुन रहे जी, तो किन्हीं का अगर कोई और प्रश्न है तो आप लोग करें, अन्यथा कक्षा को आज विराम देके कल जो है अपने प्रकरण पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी गुरुजी, किसी को प्रश्न नहीं है सर। एक सूचना है। जी 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 प्रभु जी। सूचना ये है कि जो कक्षा हमारी चल रही है प्रभु जी, इस कक्षा में लोगों की एंट्री हम आज देखे हैं, 3-4 लोगों की एंट्री जो है कि आपका 7:50-55 पर हुई है, 2-3 लोगों की एंट्री। तो इस तरह गुरुदेव लोग कक्षा में आएंगे और उल्टा सीधा प्रश्न करेंगे और उसका कोई मतलब नहीं है। पहली बात कि प्रत्येक लोग रोज कक्षा में आते नहीं, आते भी हैं तो गलत समय पर आते हैं। तो आप लोग से यही निवेदन है कि कक्षा में समय से जुड़िए और ज्ञान का अर्जन करिए और कक्षा में बने रहिए, नहीं तो जी राहुल, गुरुदेव का संकल्प है कि 2 ही लोग रहेंगे, 2 ही लोग से कक्षा चलेगी, लेकिन जो हम लोग का संकल्प है वो पूर्ण किया जाएगा। हमको यहाँ भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको आना है भाई टाइम पर आइए, नहीं तो नहीं आइए। इसी को क्लेरिफाई हम कर दे रहे हैं, ठीक है, इसी को हम क्लेरिफाई कर दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए प्रभु जी, आप लोगों को मालूम है कि आप लोग एक रजिस्टर्ड संस्था के अंतर्गत आप लोग कक्षा ले रहे हैं, ठीक है, और इसकी सालाना जो है सो ऑडिट होती है, ठीक है। हम लोग अभी जो है आप लोगों का सारा रिकॉर्ड जो है, जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों का परिचय भी इसीलिए मांगा जाता है और आप लोगों का डिटेल भी इसीलिए मांगा जाता है कि आप लोग अपना डिटेल दें, और डिटेल देने के पश्चात आपकी सारी जो है सो एक रजिस्टर में एंट्री होती है, ठीक है। और इस रजिस्टर की एंट्री के आधार पर हम लोग अपने ऑडिटर को ये सब चीजें दिखाएंगे कि हमने ऑनलाइन पाठ्यक्रम से इतने लोगों को वैदिक ज्योतिष या फलित ज्योतिष या पंचांग या फिर जो है दुर्गा सप्तशती या फिर
मंत्र संहिता इत्यादि का ज्ञान हमने आप लोगों को दिया। ठीक है, जैसे स्कूल में रजिस्टर मेंटेन होता है, जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उसी प्रकार से आप लोगों का भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो इसलिए प्रभु जी जितने भी लोग कक्षा में हैं, आप सभी नियमित आए और समय से आए, क्योंकि इसका ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है, इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के अंतर्गत गूगल मीट से आपकी कक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, इसमें आप कितने बजे इन हुए, कितने बजे आउट हुए, कितने समय तक आप लिंक पर जुड़े रहे, ये सारी घटनाएं जो है सो रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन एक विकल्प हम लोगों के पास में होता है कि कितने लोग एक माह के अंतर्गत, एक वर्ष के अंतर्गत या एक सप्ताह के अंतर्गत आप लोग उपस्थित हैं। ठीक है ना, तो इन सभी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है और यही रिकॉर्ड हमारे ऑडिटर को जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि निश्चित रूप से समय पर जुड़ें और कक्षा में नियमित जो है सो जुड़ें, अन्यथा धीरे धीरे हम लोगों को यहाँ से लोगों को छांटना पड़ेगा। ठीक ना, जो लोग नियमित हैं वह नियमित रूप से जुड़ें, जो लोग अनियमित हैं वह लोग स्वतः ही लेफ्ट हो जाएं या फिर विराम दे, दूसरे लोगों को यहाँ पर अवसर दें ताकि वो कुछ सीख सकें। ठीक है प्रभु जी। जी सुमंगल जी। नमो नमः महोदया। गुरुजी। नमो नमः। गुरुजी आज उसमें व्हाट्सएप पे 2-3 कुंडलियां आई हुई हैं, उसमें से किसका करना है या सबका ही करना है, एक बार अरुण बता जी, दें। अरुण जी इसका जो है सो उत्तर देंगे। अरुण जी बताएं प्रभु जी। गुरुदेव उसमें तो एक कुंडली में मैं खुद का डाला हूँ, एक लोग का। बाकी जो कुंडलियां है उसका अभी गुरुदेव से पूछा गया है, एक एक कुंडली का सप्ताह में एक कुंडली या 2 कुंडली ही देखी जाएगी। बस सिर्फ 2 कुंडली का ही फलादेश होगा और उसके बारे में बताया जाएगा। बाकी कुंडलियों को नहीं देखा जाएगा। सबका बारी बारी एक सप्ताह के बाद ही उसका वो निवारण किया जाएगा। ठीक तो है, प्रभु जी सप्ताह में 2 कुंडली। महोदया बता रही हैं कि 2 कुंडलियां जो है सो भेजी गई हैं, तो उसमें जिसका फलादेश करना है उसको करें, बाकी को डिलीट मार दें प्रभु जी। हाँ दो जी, नहीं जी हाँ, मैं मार देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ गुरुदेव, मैं डिलीट कर देता हूँ। आज मंगलवार है प्रभु जी, आज मंगलवार है और लोगों के पास में फिर जी। समय उपलब्ध नहीं रहेगा कि उसका प्रति उत्तर दें। ठीक ना, तो इसका जो है सो आप ठीक लोग गुरुदेव, ध्यान, मैं ठीक है ना। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव कुल मिला जुला के बात है ना कि ग्रुप खोल दिया गया है, जो चाहे वो डाल दे रहा है कुंडलिया, क्योंकि मनोरंजन गुरु जी का कहना था कि हमारे पास जिसको डिटेल देना है स्वयं मेरे पास ही उस डिटेल को भेजा जाए और बारी बारी से सबका फलादेश होगा। लेकिन ये लोग स्वतः डाल दे रहे हैं ग्रुप में। नहीं ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जी महोदय। तो व्यक्तिगत रूप से किसी ने डाली, मगर व्यक्तिगत रूप से किसी ने अपने फलादेश के लिए डाली है, बाकी उसका प्रश्न कुंडली या प्रश्न से कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। ठीक है गुरु प्रभु जी। जी जिस कुंडली को करना है उसके प्रश्न भी डाल दीजिए, क्योंकि उसमें प्रश्न नहीं डले हुए हैं, जस्ट वैसे ही बोला हुआ है इसका विवरण दे दें, इसका बहुत समस्या है इसको समाधान कर दें, प्रश्न नहीं डले किसी भी कुंडली के साथ। देखिए महोदय मैं वही कर रहा हूँ। कुंडली डाली जाएगी ना, संस्थान से जो भी कुंडली डाली जाएगी वो प्रश्न के साथ में डाली जाएगी। ठीक है अरुण जी, हाँ इसका जी थोड़ा ठीक है सा गुरु जी, आप देख लीजिए कैसे करना है। बिल्कुल। ठीक अरुण गुरुदेव, मैं उसका देख लूंगा सर, देख लूंगा, आप लोग चिंता न करें। महेश और जी, दूसरी बात की आप लोग से लास्ट बार ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी संस्थान रजिस्टर्ड हो गई है, आप लोग समय से जुड़िए और कम से कम महीने में 70 से 75% अगर जिसकी प्रेजेंटी नहीं रहेगी उसको सर्टिफिकेट नहीं प्रदान किया जाएगा। एकदम 100% ये बात हो गई है। कम से कम 70% आपको प्रेजेंटी रहना है कक्षा में। ठीक है प्रभु जी। जी महेश जी बताएं प्रभु जी, कोई समस्या है? नमो नमः भगवान गुरुदेव, नमो नमः। बताएं गुरु जी प्रभु कोई जी। समस्या नहीं है जी, समस्या कुछ भी नहीं है, भगवान आपकी कृपा। जैसे कुंडली डालते हैं व्हाट्सएप पे तो उसमें ये लिख के भेज दे प्रतियोगिता, उसमें क्या है कि प्रतियोगिताओं का पता लग जाएगा, ये प्रतियोगिता आ गया। मैं कई कुंडली आती है व्हाट्सएप पे तो ये पता नहीं लगता, भगवान क्षमा चाहता हूँ इसलिए। नहीं ठीक है प्रभु जी, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रतियोगिता लिख के डाल दे भगवान तो वो ठीक रहेगा। आज ही इसका निदान हो जाएगा।
ठीक है। जी भगवान ठीक। जी, क्षमा चाहता हूँ भगवान, नमो नमः। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद। सभी का स्वागत है कक्षा में। सभी को शुभ रात्रि। कल नए विषयों के साथ में हम आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आनंद जी कक्षा को शांति मंत्र के साथ में विश्राम दें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सर्वेभ्यो शुभ नमो रात्रि। नमः गुरुदेव। धन्यवाद सर्वेभ्यो आप। नमो नमः गुरुदेव। अरे सभी को शुभ रात्रि। सभी लोग कक्षा छोड़े भगवान। रिकॉर्डिंग चालू है, सभी लोग कक्षा को छोड़े। अरुण जी रिमूव कर दीजिए। ठीक ठीक। योगेंद्र जी कक्षा को छोड़े। योगेंद्र जी कक्षा छोड़े प्रभु। योगेंद्र जी आवाज आ रही है हमारी? ज्योति मिश्रा जी कक्षा छोड़े।